नमस्ते बच्चों। बाल अध्ययन विधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। 7 भाग आप इसके पढ़ चुके हैं। आज हम 8वें भाग के बारे में बात करेंगे। हम क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में यानी कि भाग 7 में हमने समकालीन अध्ययन प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल की थी और आज हम बात करेंगे दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के बारे में। यहाँ मैं आपको एक बार वापस बता देती हूँ कि जो समकालीन अध्ययन प्रणाली होती है वो चाइल्ड के यानी कि किसी बच्चे के किसी एक पॉइंट का जीवन के किसी एक भाग के स्टेटस के बारे में बताती है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल मेथड होता है यानी कि दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली होती है बच्चे के आगमन से लेकर के उसके हर डायरेक्शन और उसकी हर स्पीड के बारे में वो हमें बताता है। हम समकालीन अध्ययन प्रणाली पढ़ चुके हैं। हम आज पढ़ रहे हैं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, जिसे कि हम लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच भी कहते हैं। बच्चों, इस प्रणाली में जैसे कि उसमें हमने देखा था कि अलग अलग आयु के बच्चों को लेते हैं। किसमें? समकालीन में। समकालीन में हमने क्या देखा था? 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष के बच्चों को लिया था। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें यानी कि दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली में एक ही आयु स्तर के बालक समूह को चुना जाता है। किसको चुना जाता है? एक ही आयु स्तर के बालक समूह को चुना जाता है। फिर समूह के बालकों की जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके साथ साथ जो उनकी शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास क्रम चलता है उसका निरीक्षण और मापन किया जाता है और अंत में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके आधार पर विकास क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है। बच्चों को इसमें समझ में आ गया होगा। अलग अलग आयु स्तर के बालकों को चुन करके हम नहीं पढ़ते हैं, हम इसमें एक ही प्रकार के आयु स्तर के बच्चों को चुनते हैं और उन्हीं बच्चों के ऊपर हम अपनी स्टडी करते हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है उनकी उम्र बढ़ती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनमें जो विकास क्रम में परिवर्तन आता है मानसिक शारीरिक, हम उसका अध्ययन और मापन करते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं और विकास क्रम को ज्ञात करते हैं। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि जैसे हमने विकास क्रम को ज्ञात किया तो इस प्रणाली की सहायता से शारीरिक ऊंचाई, शारीरिक वजन, बुद्धि लब्धि, भाषा का विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास आदि से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यदि हम बालकों में जैसे कि भाषा के विकास का अध्ययन करना चाहते हैं, हमने समकालीन में भी भाषा के विकास का अध्ययन लिया था, दीर्घकालीन में भी हम इसी का उदाहरण ले रहे हैं। तो 1 वर्ष की आयु के केवल 100 बच्चों को चुन लेंगे, ठीक है, और हर 6 महीने के बाद उनकी भाषा विकास का निरीक्षण करेंगे और फिर उसका मापन करेंगे। जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी हर 6 महीने बाद अध्ययनकर्ता इन बच्चों के भाषा से संबंधित क्रमिक विकास का निरीक्षण और मापन करता जाएगा। आप बात समझ गए होंगे। हमने क्या किया? 1 वर्ष की आयु के 100 बच्चों को चुन लिया और उनको 6 महीने बाद फिर उनकी भाषा विकास का निरीक्षण मापन किया, फिर 6 महीने बाद किया, फिर 6 महीने बाद, यानी कि भाषा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम हर 6 महीने में करेंगे और इन बच्चों के भाषा से संबंधित क्रमिक विकासों का निरीक्षण और मापन करेंगे। अब बच्चों, ये तो हम सभी समझ ही गए हैं कि इस प्रणाली में समय बहुत अधिक लगता है। फिर भी इस प्रणाली की सहायता से बुद्धि और व्यक्तित्व आदि से संबंधित विकासात्मक क्रमों पर अनेक अध्ययन हुए हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक अध्ययन जे मैकफार्लेन ने 1954 में 21 महीने से 14 वर्ष आयु के बालकों के समायोजन में जो आने वाली बाधाएं होती ना बच्चों, उनका अध्ययन किया। एक और अध्ययन जो कि सॉन्टिग ने किया था, उन्होंने माता पिता की अभिवृत्तियों और व्यवहार का प्रभाव बच्चे के किस तरह से बच्चे के ट्रेट्स पर यानी कि शील गुणों पर और बुद्धि पर उनका प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया था।
इस समस्या का अध्ययन उन्होंने दीर्घकालीन प्रणाली द्वारा किया और इसी बात को लेकर के 1968 में करमाइकल ने समकालीन और दीर्घकालीन प्रणालियों में डिफरेंस करते हुए लिखा कि द क्रॉस सेक्शनल मेथड gives the status of the child at one point in life. The longitudinal method reveals from where the child has come, in what direction, at what speed he is going. किस तरह से किस डायरेक्शन में बच्चा जा रहा है, इसका अध्ययन हम लॉन्गिट्यूडिनल में करते हैं। दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, इस विधि में बच्चों के एक ही समूह का अध्ययन चलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया कि 1 वर्ष के बच्चे की आयु का चयन कर लिया, 100 बच्चों का चयन कर लिया, उन्हीं बच्चों को हर 6 महीने में और कुछ महीनों में उनके विकास का अध्ययन करते हैं, जो भी हम समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं। मैंने आपको यहाँ भाषा का उदाहरण देकर समझाया था, आप किसी अन्य उदाहरण से भी इस बात को समझ सकते हैं। तो इस विधि में बच्चों के एक ही समूह का अध्ययन निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रणाली में जो सैंपलिंग एरर होता है, जिसे कि हम प्रतिदर्श त्रुटि कहते हैं ना, उसकी संभावना नहीं रहती है और न ही प्रतिदर्श की समस्या रहती है, सैंपल की समस्या रहती है, क्योंकि सेम सैंपल हमारा लंबे समय तक चलता है, जिसको कि हम अध्ययन करते हैं। इस प्रणाली की सहायता से व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक बालक का अध्ययन होता रहता है और साथ ही साथ समूह स्तर पर भी अध्ययन होता है। व्यक्तिगत स्तर पर कैसे? जैसे केवल 100 बच्चों का चयन किया है, जबकि समकालीन में हमने उदाहरण में समझा था कि हमने कितने लिए थे, 1000 बच्चे लिए थे। यहाँ हम केवल 100 बच्चे ले रहे हैं और हर एक बच्चे का, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हर एक सैंपल का, हर एक बच्चे का शुरू से लेकर के जो हमारा एक एज लिमिट है वहां तक हम अध्ययन करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक बालक का अध्ययन होता रहता है और साथ ही साथ समूह का अध्ययन भी होता रहता है। इसकी तीसरी विशेषता है, इस विधि में विकास प्रक्रियाओं का अनुमानात्मक ज्ञान प्राप्त नहीं होकर के शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। आपको अगर अच्छे से ध्यान हो तो हमने समकालीन के दोष में ये पढ़ा था कि उसमें हमें अनुमानात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली में हमें विकास प्रक्रियाओं का अनुमानात्मक ज्ञान नहीं होता है, बल्कि शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विकास प्रक्रियाओं के संबंधों का अध्ययन करना अपेक्षाकृत सरल होता है, जो कि हमने समकालीन में बात की थी कि कठिन होता है। यहाँ पे विकास प्रक्रियाओं में जो आपस में संबंध है, उन संबंधों को जानना, समझना और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना इसमें आसान होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक या वातावरण संबंधी परिवर्तनों का बालक के व्यवहार विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन भी इस प्रणाली द्वारा आसानी से किया जा सकता है, जो कि समकालीन में कठिन था। किसी निश्चित अवधि में बालक के विकास के गुण तथा मात्रा आदि का ज्ञान भी इस प्रणाली के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ इसको, किसी एक निश्चित अवधि में, है ना, जितने वर्ष का हम अध्ययन कर रहे हैं वो अवधि, किसी एक निश्चित अवधि में बालक के विकास के गुण और मात्रा, इनका ज्ञान भी आसानी से हो जाता है। हर्लॉक ने 1974 में कहा था, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज रिलेशनशिप बिटवीन मैचुरेशनल एंड एक्सपीरियंशियल प्रोसेस। लेकिन बच्चों क्या है कि ये हमने सारे इसकी विशेषताएं पढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली की कुछ अपनी सीमाएं नहीं है। इस विधि की कुछ अपनी सीमाएं हैं बच्चों, वो इस प्रकार हैं। इस विधि द्वारा अध्ययन करने में अध्ययनकर्ता को समय और धन बहुत
अधिक व्यय करना पड़ता है। आप समझ ही गए होंगे कि एक ही बच्चे को चुना जाता है और उसी एक बच्चे को वर्षों तक अध्ययन किया जाता है। तो वर्षों तक किसी एक बच्चे को अध्ययन करने में समय भी बहुत लगता है और धन भी अधिक व्यय होता है। सेकंड है, इस प्रणाली द्वारा अध्ययन करने में अगली विकास अवस्था का अध्ययन कर्ता को वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे कि अध्ययनकर्ता ने अध्ययन शुरू किया, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब जब तक बच्चे की अगली विकास की अवस्था आएगी, जब तक कि वो अगली विकास को पहचाने, समझने की कोशिश करेगा, तब तक अध्ययनकर्ता को वर्षों तक उस समय का इंतजार करना पड़ता है। और इस विधि की सबसे बड़ी जो सीमा है बच्चों, वो ये है कि यदि अध्ययन समूह में किसी बालक के अभिभावक को सपोज कहीं बाहर जाना पड़ गया, स्थान छोड़ करके कहीं दूर बस जाए किसी भी वजह से, तो उसका तो एक सैंपल कम हो गया अध्ययनकर्ता का। तो ऐसे समय में अध्ययन में बहुत अधिक कठिनाई आती है। मूल प्रतिदर्श जिसका कि अध्ययन किया जा रहा है, उसको बनाए रखना या स्थिर रखना बच्चों बहुत अधिक कठिन होता है। बहुत अधिक समय लगता है और धन लगता है। इस कारण से क्या होता है, कई बार अध्ययनकर्ता बदल जाते हैं। पहले एक अध्ययनकर्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये बहुत कठिन स्थिति हो जाती है क्योंकि हर बार अध्ययनकर्ता बदल जाते हैं। तो बच्चों, ये हमने पढ़ी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली की सीमाएं। हम अब तक समकालीन और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि हमारा 4th अध्ययन प्रणाली के रूप में हमने पढ़ा था। इसके पहले हमने 3 अध्ययन प्रणालियां पढ़ी थी, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि। 4th में हमने समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली पढ़ी थी। समकालीन अध्ययन प्रणाली में बच्चों, और इसके पहले मैं आपको कार्माइकल की एक डेफिनेशन बताती हूँ, जो उन्होंने लिखा था कि द क्रॉस सेक्शनल मेथड गिव्स द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड एट वन पॉइंट इन लाइफ. The longitudinal method reveals from where the child has come, in what direction and at what speed he is going. तो समकालीन अध्ययन प्रणाली में बच्चों एक ही प्रकार के बच्चे का अध्ययन नहीं करके अलग अलग उम्र के बच्चों को चुना जाता है। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 इस प्रकार से चुना जाता है। सब में 100 बच्चे चुने जाते हैं और सबका अध्ययन किया जाता है। और उनका फिर जैसे जैसे हर बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास का अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर आंकड़े एकत्रित करके परिणाम निकाला जाता है। और समकालीन अध्ययन प्रणाली की भी हमने विशेषताएं और दोष पढ़े थे। उसके बाद हमने बात की थी दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली, जिसमें कि एक ही अवस्था के बालकों को चुना जाता है। 100 बालकों को जैसे चुन लिया, उनको चुना जाता है और उन्हीं को आयु बढ़ने के साथ साथ उन्हीं बच्चों की शारीरिक और मानसिक योग्यता के विकास क्रम का निरीक्षण और मापन किया जाता है। और फिर अंत में जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसके आधार पर विकास क्रम को ज्ञात कर लिया जाता है। और दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली से शारीरिक ऊंचाई, वजन, बुद्धि, भाषा का विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि से संबंधित कई समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि यह अध्ययन विधि बहुत लंबे समय तक चलती है, तो इसमें अध्ययनकर्ता भी परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि हमने इसकी सीमा में पढ़ा था। जिस तरह से समकालीन के अपने फायदे और नुकसान थे, उसी प्रकार से दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली के भी अपनी उपयोगिताएं और सीमाओं के बारे में हमने पढ़ा था। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे साक्षात्कार विधि, जो कि बाल अध्ययन विधियों की 5वीं विधि होगी। धन्यवाद।